तवक्कलतु अलैका या रब्बुल आलमीन। मैं इतनी खुशी से ये वजाहत नहीं कर रहा हूँ कि आप लोगों को एक मर्तबा फिर ये याद दिला दूं कि हम लोग कोई रिपोर्टर नहीं हैं और ना ही ये कोई टॉक शो है कि मैं ये कहूँ कि जी वो मेरी चिड़िया ने या मेरी चुड़ैल ने या मेरे कौवे या तोते ने मुझे ये इतला दी है, या ये कहूँ कि देखा वैसे ही हो गया जैसे हमने कहा था। चीजें ऐसी होती हैं कि जो जैसे पहले कई मर्तबा कह चुका हूँ कि अगर फ्राइडे के बाद कोई दिन आएगा तो वो डेफिनेट सैटरडे होगा, तो उसमें कोई काउंटिंग या चैंटिंग या कोई दम दरूद की जरूरत नहीं होती। और ऐसे सियासी मामलात पर नजर रखने वाले ऐसी चीजों को बहुत दूर से भांप लिया करते हैं। तो यहाँ अब मुझे मजबूरन दोहराना पड़ रहा है कि वही हुआ जैसे मैंने कहा था कि निगार खाने में तूती की कौन सुनता है, कि ये बॉल मुझे उम्मीद है और ख्वाहिश भी है कि वापस स्टीफन लेविन के पास आ जाए, जिस तरह से 90s में इंगवार कार्लसन साहब के पास आया था कार्ल बिल्ड से। तो इसी तरह से ये उल्फ क्रिस्टरसन साहब से 2 हफ्तों में हुकूमत नहीं बन सकी और उन्होंने ये वापस बॉल स्पीकर साहब के पास आकर रख दी और अपनी नाकामी का इकरार कर लिया कि जी इन 2 हफ्तों में मैं कोई खातिर खा नताइज नहीं निकाल सका या नहीं ले सका। अब आंद्रेस नॉर्लैंड साहब जो है हमारे स्पीकर कौमी असेंबली सल्तनत स्वीडन के, उन्होंने 2 हफ्ते दिए स्टीफन लेविन साहब को, जिसमें से 1 हफ्ता गुजर चुका है और वो अपनी रिपोर्ट भी दे चुके हैं। अब यहाँ पर आती है आप लोगों के लिए तवज्जो की जरूरत, क्योंकि इससे पहले मैंने ये बात नहीं की कि जी अब बॉल उनके पास आ गया है और जैसे हमने कहा था, नहीं, क्योंकि हम लोग रिपोर्टर्स नहीं हैं, हम लोग कोई खबरों का चैनल नहीं चला रहे। हमारा तो मकसद ये है रीड बिटवीन द लाइन्स और जर्नलिज्म और सियासियात। तो यहाँ पर अब काबिल गौर या सीखने की जो बात है वो सोशल डेमोक्रेट के लीडर स्टीफन लेविन साहब की इंतहाई मुख्तसर तकरीर है। अगर आप देखें तो ये 2-4 मिनट की जो उन्होंने बात की है, इस पर आप कई किताबें लिख सकते हैं सियासियात। इसलिए मैंने आज फिर इस मौजू को चुना है। और आप में से जो स्वीडन के हालात से मुतालिक इतनी ज्यादा दिलचस्पी रख रहे हैं, तो उनसे मैं ये कहूंगा कि अखबार पढ़ें। लम्हे लम्हे की खबरें आ रही हैं सोशल मीडिया पर भी और रेडियो और टेलीविजन पर। क्यों हंसी आ रही है ना? सही बात है ना। बहरहाल अगर आप लोग अपनी इस कहकाहों से फारिग हो चुके हों तो बात करें आगे, स्विच ऑफ कर लिया करें ऐसे मौकों पर। चलें आगे बात करते हैं। स्टीफन लेविन जो हैं वो इंतहाई कॉन्फिडेंट हैं। जैसे उन्होंने शुरू में कहा था कि मैं खुद मुस्तफी नहीं होऊंगा, साइड पे नहीं हटूंगा और अपनी पार्टी को पीछे नहीं हटाऊंगा। तो मेरी और मेरी पार्टी की स्वीडिश में लफ्ज कहते हैं बिस्टेम्ड, यानी एक डिसाइडेड पोजीशन है और हम इस पर कायम हैं। हम अपने मौकफ से नहीं हट रहे कि हुकूमत बनाने का हक हमारा है और हम बनाए। काबिल गौर ये बात है कि मॉडरेट के लीडर उल्फ क्रिस्टरसन साहब के बनिस्बत स्टीफन लेविन ने इंतहाई खामोशी इख्तियार की। स्वीडिश में एक लफ्ज कहलाता है कि यानी ये जो मूस चूहा होता है उसकी तरह से खामोश। और क्रिस्टरसन साहब जो हैं वो लम्हे लम्हे की रिपोर्ट मीडिया को देते रहे कि आज हमने फलां पार्टी से बात की, आज हमने फलां पार्टी से बात की, आज हमने फलां पार्टी से बात की, आज हमने फलां पार्टी से। लेकिन अपने मुज़ाकरात से मुतालिक स्टीफन लेविन साहब ने जो कहा है वो बहुत काबिल गौर है, सीखने की चीज है कि बयान किस तरह से देते हैं। बज़ाहिर उन्होंने ये कहा कि हमारी बातचीत बहुत आगे चली है, लेकिन हम सब के सब अपनी जगह पर अपने मौक़िफ़ पर अड़े हुए हैं। समझ आई बात? जब सब अपने अपने मौक़िफ़ पर अड़े हुए हैं तो बातचीत कहाँ आगे चल रही है। तो उसको उन्होंने बड़ी खूबसूरती से कहा कि हम में अंडरस्टैंडिंग बढ़ी है इन मुज़ाकरात के जरिए कि हम एक दूसरे की पोजीशन को अब बेहतर तौर पर समझ रहे हैं। तो अंडरस्टैंडिंग इस बात पे भी बढ़ाई जा सकती है कि मुखालिफ का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, हम क्या समझ रहे थे और क्या है। वो जैसे एक शेर है ना कि कभी मिले जिंदगी में तो इसको भी कर लेंगे तय, मुझको क्या समझे थे तुम और तुमको क्या समझा था मैं। तो आजकल मुज़ाकरात के जरिए स्टीफन लेविन साहब इस बात की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि वो दूसरों की पोजीशन को, दूसरों की प्रॉब्लम्स को और दूसरों के मामलात को अब मजीद बेहतर तौर पर समझने लगे हैं कि कौन क्यों और किस लिए इस मौक़िफ़ पर डटा हुआ है या अपने मौक़िफ़ पर डटा हुआ है। सेहत से ताल्लुक रखने वाले लोग इस बात को जानते हैं कि जब तक मर्ज की तशखीस ना हो इलाज नहीं किया जा सकता, लिहाजा डायग्नोजेशन इज वाइटल एंड इम्पॉर्टेंट। तो इन्होंने अपनी ये 2-3 मिनट की बातचीत में ये बता दिया कि इनकी डायग्नोजेशन मुख्तलिफ पार्टीज के बारे में क्या है और अभी इनके पास 1 हफ्ता है। और हाँ, एक ऐलान इन्होंने और किया है कि हम चाहते हैं कि पार्टियां ही आपस में मिलकर इस गुत्थी को सुलझा लें। ये कोई पसंदीदा अमल नहीं होगा कि स्पीकर साहब को कोई एक्शन लेना पड़े या बाल्फाज दीगर कि हमें उनके सामने
हमने हारना नहीं है, सरेंडर नहीं करना। हम खुद लीडर जो हैं इतनी सियासी इफ़ाम और तफहीम का मुजाहरा कर सकते हैं, इतनी सियासी मैच्योरिटी है हम लोगों में कि स्पीकर साहब को हम पर अपना कोई फैसला मुसल्लत करने ना दिया जाए या करने की जरूरत ना पड़े। और ये बात उन्होंने क्यों कही? स्पीकर साहब जो हैं उन्होंने एक बयान दिया है और उनका कहना यह है कि मौजूदा हालात में मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा देर पूरी कौम को इस शशोपंज में मुब्तला रखूंगा, तो मैं अपने लाहे अमल पर बड़ी संजीदगी से गौर कर रहा हूँ। मकसद ये है कि अगर एक हफ्ता खत्म होने के बाद अगर ये कोई फैसला लेकर नहीं आते तो मुझे खुद कोई एक्शन लेना पड़ेगा। और ये बात मैं एक दफा फिर याद दिला दूं कि उनके पास जो इख्तियारात हैं वो शहंशाह से हासिल किए हुए हैं, तो वो बहुत सख्त किस्म का ऑर्डर भी दे सकते हैं कि खुद एक कोलिशन बनाकर कह सकते हैं कि आप लोग हुकूमत बना। अच्छा, अब थोड़ा सा एक बात रह गई थी हमारे पिछले लेक्चर्स में और वो मेरे ख्याल से वो भी दिलचस्पी से खाली नहीं है। स्वीडन की पार्लियामेंट में आने के बाद कोई भी शख्स वजीर आजम बन सकता, क्योंकि स्वीडन में वजीर आजम बनने के लिए हाँ से ज्यादा ना के वोट की अहमियत होती है। यानी जिस तरह से 349 के हाउस में हमें 175 पार्लियामेंट मेंबर चाहिए होते हैं हुकूमत बनाने के लिए, तो टोटल तादाद जो है वो 349 की है और 349 में से जिस ग्रुप को 175 मिल जाएं वो हुकूमत बनाएगा। ठीक है, तो ये रेड ग्रीन अलायंस कहलाता है एक, और दूसरा अलायंस। ठीक है, मेरा ख्याल है इसकी तफसील मैं पहले बता चुका हूँ जहां वो पार्टीज के बारे में बात की थी। तो 175 मेंबर जिस शख्स का इनकार करते वो वजीर आजम नहीं बन सका, ख्वाह उसके पास पूरी पार्लियामेंट ही क्यों ना हो उस पार्टी के पास। स्वीडन में ऐसा नहीं है कि आप जीत कर आए हैं तो आप ही का प्राइम मिनिस्टर भी बन जाएगा। तो हर प्राइम मिनिस्टर को 9 वोट काउंट करने कि उसके अगेंस्ट कितने वोट हैं पार्लियामेंट में, शख्सी तौर पर, इंफरादी तौर पर। ठीक, तो अब मैं थोड़े से आदादो शुमार बता दूं। इस वक्त स्टेफन लोवेन के पास 174 इनकार हैं, क्रिस्टरसन के पास 164 इनकार हैं, और यहाँ पर एक नई ताकत उभरती हुई आ रही है, सेंटर और लिबरल्स, आने lööv उनका नाम है, और उनके पास इनकार में इस वक्त जो तखमिया है वो 112 वोट है। तो अब हम क्या देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि आने वाली हुकूमत इस किस्म की भी हो सकती है, समझ आई? तो अगर हम इसको इस तरह से देखें कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अगर ये नाकाम हो जाते हैं तो इस वक्त पोजीशन क्या है? इनकार की सूरत में ये सबसे छोटा ग्रुप, दो पार्टियों का जो मिला हुआ है, इनकार के वोट इनके सबसे कम है, और आने lööv के पास जो इनकार की पोटेंशियल है वो बाकियों से सबसे कम है, 112 है ना। तो वो इस हिसाब से टॉप कर रही हैं, that she is less negative vote holder as candidate of prime minister। पार्टी बेस पर ये दो ग्रुप हैं जिनका ग्रिड लॉक है, समझ आ रही है बात? ओके, तो थोड़ी सी इसकी वजाहत इस तरह से कर सकता हूं कि इस ग्रिड लॉक की सूरत में ये भी हो सकता है कि सिर्फ प्राइम मिनिस्टर पर वोटिंग हो, और प्राइम मिनिस्टर पर अगर वोटिंग होती है तो आज की हालत में आपको याद होगा कि स्टेफन लोवेन जो हैं एज प्राइम मिनिस्टर अपने मैंडेट पीरियड के आखिरी दिन वोटिंग में हार गए थे। तो वो जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था वो इस न्यू मैंडेट के लिए नहीं है, जबकि वो इलेक्शन के बाद हुआ था। लेकिन अक्सर लोग ये समझ रहे हैं कि शायद उन्हें इस इलेक्शन के लिए नाअहल टाइप का किया गया है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दिया गया है, लेकिन वो इस हुकूमत के लिए नहीं गिना जाएगा क्योंकि वो अपने ही मैंडेट पीरियड में थे और उसका आखिरी दिन था। तो ये यहाँ की जमहूरियत की खूबसूरती है। अभी मैं खबरों में देख रहा था कि मौलाना फजल रहमान और आसिफ अली जरदारी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और उन्होंने ये बात कही, किसी ने उनसे सवाल किया कि अब जो इफ़ाम तफहीम आप कर रहे हैं तो ये चीज आपने उस वक्त क्यों नहीं की जब प्राइम मिनिस्टर के लिए कैंडिडेट चुना जा रहा था या सेनेट के लिए कैंडिडेट चुना जा रहा था? तो उस पर मौलाना ने कहा कि पीछे की बातें नहीं करें, बस आगे को सोचें। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब ने उर्दू में कहने के बजाय पीपल्स पार्टी का मशहूर तरीन जुमला अंग्रेजी जबान में कहा, इट्स ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी, वरना वो जमहूरियत की खूबसूरती है। ये जुमला हम सुनते रहे हैं कि आप ये बात गलत कर रहे हैं, आप वो बात गलत कर रहे हैं, चाहे आप कोर्ट खुला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में जाएं आप, ये जमहूरियत की खूबसूरती है। अब किसके पास लाखों रुपया पड़ा हुआ है फजूल में एक्स्ट्रा, तो ना नॉर्मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, तो आपके पास सुप्रीम कोर्ट की फीस ही नहीं होती इंडिविजुअली, तो आप दिल महसूस के रह जाते हैं इस जमहूरियत की खूबसूरती में। लेकिन स्वीडन में जमहूरियत की ये खूबसूरती
खूबसूरती है कि आखिरी दिन भी किसी ने उन्हें छोड़ा नहीं कि कोई बात नहीं, रिकॉर्ड में ही रहेगा, और वो रिकॉर्ड तंग भी कर रहा है और हमें नजर भी आ रहा है, लेकिन अभी तक वही हुआ है, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। इसलिए हमने इस मौजू को दोबारा उठाया नहीं कि हमारा मकसद सिर्फ खबरें पहुंचाना नहीं है, ठीक है ना, कुछ सीखना और कुछ सिखाना है। तो इन हालात को अगर हम देखें तो अब ये नजर आता है कि अगर इन बड़ी पार्टियों में इफाम तफहीम नहीं हुई और अभी तक ये जो एक्सट्रीमिस्ट हैं इनको बाहर रखकर बात हो रही है, और अगर ऐसा ही रहता है तो महकमे बांट दिए जाएंगे पार्टी पोजीशन के हिसाब से, समथिंग लाइक दैट, और प्राइम मिनिस्टर जो है वो दरमियान का आ जाएगा जिसके 112 मुखालिफ हैं, तो सबसे ज्यादा क्वालिफाई करती हैं आने लव। तो ये है एक जमहूरियत की खूबसूरती और जमहूरियत की पेचीदगी। ओके ठीक, अच्छा चलें इसको भी समझ लें। यूरोप में जो सबसे ज्यादा या दुनिया का जो रिकॉर्ड है ये ग्रिडलॉक का, जब पार्लियामेंट फंस जाती है और किसी एक पार्टी को हुकूमत जब नहीं सौंप पाती, तो उसका रिकॉर्ड है बेल्जियम का, और वो है 1.5 साल का। 1.5 साल तक वहां पर फैसला नहीं हो सका, 18 महीने। और जर्मनी का जो अभी पिछले दिनों हुआ था तो वो 6 महीने का था। और हमारे हमसाया मुल्क नॉर्वे भी किसी से पीछे नहीं था, उनके भी 4 महीने ये प्रॉब्लम रही है इलेक्शन के बाद कि हुकूमत कौन बनाएगा। और स्वीडन में अभी सिर्फ 4 हफ्ते हुए हैं, बल्कि 3 गिने गए हैं और चौथा हफ्ता चल रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बहुत तूल खींचेगा। जैसा कि कह चुका हूं कि हमारे जो स्पीकर साहब हैं उनके पास एक हिडन आर्सेनल है। और अब देखते हैं कि स्पीकर साहब की आस्तीन में अभी क्या है। तो उनके पास 4 इक्के अभी तक बाकी हैं। जब वो उन 4 इक्कों को इस्तेमाल कर लेंगे, यानी 4 मर्तबा हाउस में आके गिनती करवा देंगे, तब उन्हें नए इलेक्शन का ऐलान करना पड़ेगा। और अभी तक के हालात ऐसे हैं कि वो इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। वो पहले ही कह चुके हैं कि ना तो मुझे एक ऐसी पार्लियामेंट मंजूर है जिसमें टॉलरेंस ना हो, और ना ही मैं कोई इंतहाई इकदाम करना चाहता हूं। तो देखें क्या वो आने को किसी के साथ मर्ज करने की कोशिश करते हैं, और अगर ऐसा करते हैं तो किसके साथ। आंद्रेस नॉर्लैंड साहब जो हैं उनके पास एक ट्रम्प कार्ड भी है इन 4 इकों के अलावा, और वो क्या है कि वो स्वीडन की उबूरी हुकूमत वो पूरा मैंडेट पीरियड दे सकते हैं। समझ आएगा, यानी 2022 तक वो कहेंगे कि किसी की हुकूमत नहीं है, ये ओवरगॉन्ग रेयरिंग रहेगी, यानी उबूरी हुकूमत ही रहेगी, मैं इलेक्शन नहीं करवाता। यानी ये कौमी मफाद में नहीं है। इस वक्त जिस तरह से पार्टी पोजीशन है, इसी तरह से ये तमाम लोग भी बटे हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि नए इलेक्शन कराने से कोई पार्टी पोजीशंस में इतनी कमी बेशी होगी। तो ये ऐलान भी कर सकते हैं कि ये जो ओवरगॉन्ग रेयरिंग है या उबूरी हुकूमत है, ये पूरे मैंडेट पीरियड पर मुहित हो। तो उनके पास ये एक ट्रम्प कार्ड है जिसका इस्तेमाल वो कर सकते, अनलेस कि ये लोग जल्द से जल्द इन 4 कार्ड के इस्तेमाल में, यानी 4 दफा जो वो गिनती करवाएंगे कि हाउस किस पार्टी को या किस शख्सियत को, ये 2 इलेक्शन अलग-अलग हैं, ठीक है। तो किसको वो लोग चुनते हैं और किसको वो लोग वोट करते हैं। तो अगर 175 वोट किसी पार्टी को या किसी ग्रुप को मिल जाएं और 175 से कम इनकार किसी लीडर या किसी शख्सियत को मिल जाए, यानी जिसके खिलाफ सबसे कम इनकार के वोट होंगे, यहाँ इकरार का वोट नहीं गिना जाता जब वजीर आजम का मामला होता है, यानी शख्सी लीडरशिप का, तो वहां पर जिसके पास या जिसकी मुखालफत में सबसे कम वोट पड़ेंगे वो वजीर आजम होगा। तो ये 4 टर्म्स वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ओमगोंगर कहते हैं इसे हम, इसलिए मैं लफ्ज टर्म से इस्तेमाल कर रहा हूँ कि 4 मरतबा वो ऐसा करेंगे, और जब ऐसा कोई नतीजा नहीं निकलेगा जिससे कोई हुकूमत मार्ज़े वजूद में आए, तो हम एक 4 साल यानी पूरे मैंडेट पीरियड पर मुहित एक उबूरी हुकूमत भी देख सकते हैं, और जिसके चांसेस मुझे ज्यादा नजर आ रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं समझता कि हमारे स्पीकर साहब जो हैं वो कौमी खजाने पर इतना बड़ा बोझ डालेंगे इन हालात में नए इलेक्शन, क्योंकि ऑफ कोर्स वो इतने फ्रूटफुल नहीं होंगे। बहरहाल देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। मैंने पहले भी कहा था वल्लाह आलमुल सबा, असल इल्म बहरहाल अल्लाह को है। सो टेक द क्वेश्चंस एंड देन वी विल टॉक। खबरें तो मिल गई, लेकिन मकसद हमारा खबरों का नहीं था। कीप इन माइंड, अल्लाह पाकिस्तान और पाकिस्तान के हामियों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। फ़ी अमान।